नमस्कार। चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 7th एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके ए पार्ट में क्या कहा गया है? अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर वाई, और व्हाट हैपन्स इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज अ रेनी डे। ये तो मुझे नहीं लगता कि 12th में जो कोई आ गया है उसने ये चीज करके ना देखी हो कि अपने स्केल को अपने सर पे रब करके और ऐसे पेपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके देखा हो या कोम से देखा हो। सबने देखा होगा, लेकिन आज हम इसकी पढ़ने वाले हैं रीजन कि इसके पीछे क्या रीजन होता है। देखो, हमारे पास ये कोम्ब है, ठीक है। अगर मैं इस कोम्ब को रब करूंगा कहां पर? ड्राई हेयर पर। ये बात ध्यान रखिएगा, ड्राई हेयर, सूखे बाल, तेल नहीं लगा हो बाल में। अगर तेल लगाया है तो नहीं होगा ड्राई हेयर, ठीक है। तो जब आप कोम को ड्राई हेयर पर रब करेंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के वजह से क्या होगा कि जो ये कोम्ब है और ये जो आपके हेयर है, या तो हेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोम्ब पे चले जाएंगे या कोम्ब के हेयर पे चले जाएंगे, हमें नहीं पता क्या होगा। हम ये मान लेते हैं कि हेयर के कोम्ब पे जा रहे हैं, तो कोम्ब जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन हेयर के कोम्ब पर चले गए हैं। भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, हम सब जानते हैं। तो जब हमने रब किया तो फ्रिक्शन हुआ, क्योंकि बाल आपके ड्राई हैं। अगर उन पे तेल लगा होगा या वो गीले होंगे तो फ्रिक्शन नहीं जनरेट होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो जैसे ही आपके कोम पर नेगेटिवली चार्ज आया और आप ये पेपर के छोटे से पीस है, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, आप, तो यहां पर कुछ इस तरह से इनके मॉलिक्यूल होंगे। ये नेगेटिव चार्ज पेपर के पॉजिटिव मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल। इसी तरह पॉजिटिव को अट्रैक्ट, नेगेटिव को रिपेल, पॉजिटिव को अट्रैक्ट, नेगेटिव को रिपेल। तो क्या होगा कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स इनके बीच में लगेगा? अट्रैक्शन। ये कोम जो है अट्रैक्ट करेगा पेपर पार्टिकल्स को, रिपल्सन भी करेगा, कहा? उसके दूसरे पार्ट को। लेकिन नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है कोम्ब से वो ज्यादा होगी अगर आप कंपेयर करेंगे पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि पार्शियली चार्ज आएगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा कंडक्टर तो है नहीं। अब ये पूरी कहानी अगर आपको समझनी है तो आप एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस। उस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये पूरी कहानी। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट आप वीडियो है हमारी इस सीरीज में, शायद 5th या 6th लेक्चर होगा, आप वो देख लीजिएगा। उससे आपको ये जो पूरी कहानी है इसका पता लग जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आई क्या? कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो पेपर का जो पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा होगा, मॉलिक्यूल, जो पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और पेपर जो है कोम्ब की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये बात, रीजन पता लगा। अब यहां पर एक चीज हम लोग मानते हैं, हमारे हर किसी के घर में कोम्ब कैसा होता है? नॉन कंडक्टिंग। भाई, सबके यहां प्लास्टिक के होते हैं, कोई एक दो जो ज्यादा वीआईपी होगा वो लकड़ी का यूज कर रहा होगा, लेकिन है तो नॉन कंडक्टिंग ही। अच्छा बताओ, अगर आपका जो कोम्ब है वो कंडक्टिंग हो जाए, कोम्ब जो है वो कंडक्टिंग हो जाए, ठीक है, फिर आप रब करो अपने हेयर पर, फ्रिक्शन तो तब भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर कंडक्टिंग है तो फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन तो तब भी होगा। और ये भी होगा क्या? कोम पर नेगेटिव चार्ज भी आएगा और हेयर पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। लेकिन चूंकि आप कोम्ब को पकड़े हुए हो अपने हाथ से और आपकी बॉडी के थ्रू ये जो चार्ज है ये आपकी बॉडी के थ्रू क्या होगा? अर्थ में चला जाएगा, आपकी बॉडी में आएगा, और आप चूंकि अर्थ पे हैं तो अर्थ में चला जाएगा। नहीं भी जाएगा तो बहुत बड़ा चार्ज तो ये है नहीं, आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये यहीं से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये क्या होगा? थ्रू
ह्यूमन बॉडी, क्या ये चार्ज हो जाएगा डिस्चार्ज? किसका? कोम का। बात समझ में आ रही है? तो कोम्ब का मतलब एक बात एकदम क्लियर है कि कोम्ब जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ही बना होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे? चलो पहले इसके सेकंड पार्ट पे बात कर लेते हैं। व्हाट हैपन इफ द हेयर इज वेट? देखो, अगर हेयर वेट होंगे, ठीक है, वेट हेयर होगा, या रेनी सीजन का मतलब क्या है? एक तरह से जिसको बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं कि सफोकेशन जो हो रही है, तो वो चिपचिपा मौसम, चिपचिपा मौसम, रेनी मौसम में क्या हो जाता है? चिपचिपा ही मौसम रहता है। और जब मौसम चिपचिपा रहेगा तो आपके जो हेयर है वो भी चिपचिपे रहेंगे। जैसे आपने तेल लगाया हुआ और आपने तेल नहीं लगाया, मतलब गीले रहेंगे। तो यहां पर जब आप कोम्ब को रब करोगे ना, तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा। फ्रिक्शन जब नहीं होगा तो चार्ज ही नहीं होगा। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब होगा बहुत कम होगा, तो चार्ज ही नहीं होगा कोम पे और हेयर पे। तो आपको ये डिस्चार्ज जो पेपर है वो अट्रैक्ट होता हुआ नहीं दिखेंगे। ये बात समझ में आई? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कोम्ब चार्ज ही नहीं हो पा रहा है। चार्ज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि गीले बाल पर आप अपने कोम्ब को रब करोगे तो उससे फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा क्या आपका कोम्ब, और वो अट्रैक्ट नहीं करेगा पेपर के पीसेस को। आप इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में? तो ये ऐसे फ्लो चार्ट बनाने से काम नहीं होगा ना, ये तो समझने के लिए लिखना तो पड़ेगा। देखो क्या लिखेंगे? व्हेन comb rubbed once dry hair, it gets charged। भाई नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ चार्ज जरूर होगा। ठीक है, किसके वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन। और द मोलिक्यूल ऑफ पेपर गेट्स गेट्स पोलराइज्ड, POLARI, पोलराइज्ड बाय द charged on the comb, by the charged on comb। हुआ पोलराइज? पोलराइजेशन यही पूरा है। देखो, डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन, टॉपिक का नाम मुझे ध्यान आया क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन, जो हमने पढ़ाया हुआ है। उस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। द मोलिक्यूल ऑफ पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाई चार्ज कॉम, चार्ज ऑन द कॉम, ठीक है, रिजल्टिंग फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लिख दीजिए, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कॉम्ब एंड पीसीज ऑफ पेपर। ये बात क्लियर है? अब जो हमने सेकंड वाला पोर्शन पढ़ा है वेट हेयर के लिए, उसके लिए लिख देते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए व्हेन हेयर इज वेट, या हम बोल देते हैं क्या? रेनी डे। क्या होगा? देयर इज नो फ्रिक्शन, और आप बोल सकते हैं वेरी लेस फ्रिक्शन, हैंस कॉम डज नॉट चार्ज्ड। क्लियर है? thus it will not attract
पेपर पीसेस। ए पोर्शन समझ में आ गया? क्या पूछा गया था? क्या इसमें कुछ बचता है अभी जिसमें आपको क्लियरिटी ना मिली हो? कुछ बचता हो तो आप बताइए। अब बी पोर्शन पे क्या कहा गया है? ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। हम सब जानते हैं रबर इंसुलेटर होती है, बट स्पेशल रबर टायर ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग वायर। देखिए ये बी पार्ट, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब एरोप्लेन जो है आपका, एरोप्लेन जब ट्रेवल कर रहा है, एरोप्लेन जब ट्रेवल कर रहा है कुछ इस तरह से, आप मान लीजिए आपका ये एयरक्राफ्ट है जो इन्होंने वर्ड दिया हुआ है। एयरक्राफ्ट जब ट्रेवल कर रहा है तो एयर पार्टिकल्स के वजह से, किसके वजह से? ड्यू टू एयर पार्टिकल। ये जो एयर पार्टिकल है, बार बार एयर पार्टिकल की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर पार्टिकल्स। जो एयरक्राफ्ट है वो तो पूरा मेटेलिक बॉडी का है, और जब वो मेटेलिक बॉडी का है और उसके पास एयर फ्रिक्शन हो रहा है ड्यू टू एयर पार्टिकल, तो जो पूरा एयरक्राफ्ट है वो हो जाएगा क्या? चार्ज्ड, चार्ज हो जाएगा। और जब ये चार्ज, अब ये चार्ज है, जब ट्रेवल कर रहा है एयरक्राफ्ट तो वो फ्रिक्शन हो रहा है ड्यू टू एयर पार्टिकल्स के साथ, एयर पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन हो रहा है एयरक्राफ्ट का, तो एयरक्राफ्ट पे कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया है। ये बात समझ में आई भाई? जब बार बार उस पर एयर के पार्टिकल्स कनेक्ट कर रहे हैं बार बार, तो फ्रिक्शन हो रहा होगा, और जब फ्रिक्शन हो रहा है तो कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ होगा, तो उसके वजह से एयरक्राफ्ट हो चुका है चार्ज। अब एयरक्राफ्ट चार्ज है, आप सोचो, तो चार्ज एयरक्राफ्ट जब लैंड करेगा, मेरी बात सुनो, चार्ज एयरक्राफ्ट है, अब एट द टाइम ऑफ लैंडिंग जब ये चार्ज करेगा, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। देखो, जब इसने चार्ज लैंड किया तो अगर जो है ये प्योर रबर के हैं, इसके टायर प्योर रबर के, और एक यहां पर ये कैसे हैं? स्लाइटली कंडक्टिंग, इस जगह है स्लाइटली कंडक्टिंग। जब ये लैंड करेगा, अगर मेरे पास जो टायर्स वो प्योर रबर के हैं, तो क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट पर चार्ज है वो इन रबर टायर्स के से पास होकर थ्रू दीज रबर टायर्स वो अर्थ में तो नहीं जाएगा। जो चार्ज है, क्योंकि रबर तो नॉन कंडक्टिंग है, हम सब जानते हैं रबर क्या है? नॉन कंडक्टिंग। तो इसका जो चार्ज है, एयरक्राफ्ट का जो चार्ज है, वो क्या होगा? वो एयरक्राफ्ट पे ही रहेगा चार्ज, इसके थ्रू न्यूट्रलाइज नहीं होगा। ये अर्थ से कनेक्ट तो होंगे, जब लैंड करेगा तो जो टायर है वो अर्थ से कनेक्ट हुए, लेकिन चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज इससे पास नहीं हुआ। और लैंडिंग जो एयरक्राफ्ट की होती है उसमें एक झटका आपको लगता है, जैसे ही प्लेन आता है तो बहुत तेज, आप हर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है ना, किसी भी, आप कभी भी एरोप्लेन में बैठे हो तो कब होगी? जब वो लैंड करेगा, है ना, तो उस टाइम वो इतने फोर्स से आके नीचे लगेगा, और जो उसके रबर के टायर है उसके वजह से जो उस पर चार्ज था वो न्यूट्रलाइज भी नहीं हुआ, तो रिजल्ट क्या होगा? स्पार्क, स्पार्किंग होगी ही होगी, ये गारंटी है मेरी। स्पार्किंग होगी तो उसके वजह से कुछ भी नुकसान एयरक्राफ्ट को हो सकता है। लेकिन जब ये स्लाइटली कंडक्टिंग है, ठीक है, कंडक्टिंग है, तो जो चार्ज था एयरक्राफ्ट पर, वो जब टायर स्लाइटली कंडक्टिंग है और वो जैसे ही लैंड, उसके जो टायर्स हैं वो जैसे ही अर्थ को टच करेंगे, तो सारा जो चार्ज है थ्रू स्लाइटली कंडक्टिंग टायर्स, सारा जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सारा जो चार्ज है वो
न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो स्पार्क नहीं होगा। इसलिए हम लोग स्लाइटली कंडक्टिंग टायर्स यूज करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? देखो इसकी अब लिखेंगे क्या आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। लिखेंगे क्या, देखो, एयरक्राफ्ट गेट्स चार्ज्ड बाई एयर पार्टिकल। ठीक है ना? किसके वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन। ये बात क्लियर? एंड टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, एट द, सही है ना? टू डिस्चार्ज, टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट इज स्लाइटली कंडक्टिंग। क्या ये बात समझ में आई? इफ टायर्स is not slightly conducting, then there is, if tire is not slightly conducting, then there is a chance of sparking at the time of landing। क्या ये बात समझ में आई है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। सेम आओ यहां पर थर्ड पोर्शन। क्या कहा गया है थर्ड क्वेश्चन में? व्हीकल कैरिंग इन्फ्लामेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन, वाई? देखो ये भी वही बात है सेम। जो व्हीकल है, आप ट्रक को मान लो जो पेट्रोल लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो भी लगातार एयर के टच में है, वो भी चार्ज होगा। अब उस चार्ज में मैंने यहां पर ट्रक को, अगर आप स्लाइटली कंडक्टिंग ट्रक के भी टायर बना दो, लेकिन बहुत महंगे पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो उसके केस में क्या किया जाता है कि एक ना लोहे की कोई भी चेन वो बांध दी जाती है ट्रक के साथ, और वो लगातार टच करती हुई चलती है किसको? अर्थ को, ताकि जो भी चार्ज ट्रक पर आया है वो उस चेन के द्वारा अर्थ में जाता रहे, यानी कि वो चार्ज न्यूट्रलाइज होता रहे। यहां भी अगर आप स्लाइटली कंडक्टिंग नेचर के टायर्स बना देंगे तो उस चेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ, स्लाइटली कंडक्टिंग टायर बनाना ज्यादा आसान है या चेन बांधना? भाई एयरक्राफ्ट में तो मजबूरी है, आप चेन नहीं बांध सकते, क्योंकि वो तो इतनी ऊपर उड़ेगा कि वहां अर्थ से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो वहां पे तो मजबूरी है स्लाइटली कंडक्टिंग टायर बनाना, लेकिन यहां पे वो काम हम सिर्फ एक चेन से कर सकते हैं। तो यही सेम थ्योरी हम यहां पर लिखेंगे, मैं लिख देता हूं। क्या? व्हीकल अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये तो जो बस में हम बैठ के जाते हैं वो भी होती होगी चार्ज, तो होती तो है, पर भाई अगर तुम्हारे थोड़ा सा झटका लगेगा तो तुम्हारे में आग तो नहीं लगेगी। लेकिन इसमें क्या लिखा है? इनफ्लेमेबल मटेरियल। पेट्रोल में अगर हल्की सी भी स्पार्किंग हुई तो क्या होगा आप सब जानते हैं, ठीक है? व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, ठीक है, चार्ज्ड बाई एयर
particle due to friction। ये बात क्लियर है। and to neutralize that charge, to neutralize that charge कहां? through this, क्या लिखा हुआ है? rope, to neutralize that charge through rope touching the ground। बात समझ में आई? एयर पार्टिकल के वजह से वो भी चार्ज हो जा रहा है फ्रिक्शन के वजह से, और टू न्यूट्रलाइज दैट चार्ज थ्रू दिस रूप टचिंग द ग्राउंड हम लोग यूज करते हैं। ये बात क्लियर है? नहीं करोगे तो स्पार्किंग कहीं भी हुई तो, क्योंकि उसमें पेट्रोल है तो हम सब जानते हैं उसकी क्या स्थिति होगी, फायर हो जाएगी पूरा का पूरा जो भी आपका व्हीकल है। डी एंड लास्ट ये है, बर्ड प्रीचेज ऑन बेयर हाई पावर लाइन एंड nothing happened to the bird, a man standing on the ground touching the same line get a fatal shock। ये कह क्या रहा है कि जो चिड़िया बैठी है, आपने देखा होगा आपके यहाँ पे, अभी तो खैर सिटीज के अंदर तो नहीं रहे हैं वायर ऐसे जो कवर्ड ना हो बाई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, यानी कि जो प्लास्टिक की या रबड़ की जिन पर कवरिंग चढ़ी होती है, लेकिन गांव में अभी भी दिख सकते हैं। आपने देखा होगा उस पर चिड़िया बैठी रहती है और आराम से चहचहाती रहती है, उसको करंट नहीं लगता। लेकिन अगर आप उसको टच करोगे, एक चीज और दी हुई है, मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, अगर आप जमीन पे खड़ा होकर उसको टच करोगे तो आपको फैटल शॉक, फैटल शॉक का मतलब आप निकल जाओगे, इतना तेज झटका लगेगा। चिड़िया को क्यों नहीं लग रहा है? देखो, हम लोगों को पता है कि करंट जो फ्लो होता है ना, करंट फ्लो होने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, करंट फ्लो होता है कैसे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। या आप बोल सकते हैं करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक। और बर्ड जो बैठी है वायर पर कुछ इस तरह से, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल है पूरी बॉडी का वो सेम है। यहां पर क्या है? नो चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन ये जो वायर है, अगर इसको कोई भी आदमी पकड़ ले कुछ इस तरह से, और ये अर्थ पे खड़ा है, तो यहां पर जो पोटेंशियल है वो तो कुछ और होगा और अर्थ पर पोटेंशियल कुछ और होगा। तो ये यहां पर जो पोटेंशियल है वो अर्थ की तरफ आएगा न्यूट्रलाइज होने के लिए, या आप बोल दो कि पोटेंशियल फ्लो तो होगा ना हाई से लो की तरफ। तो ये फ्लो किसके थ्रू होगा? इस बेचारे गरीब आदमी के अंदर से। इसको क्या लगेगा? शॉक। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो इसीलिए उसको शॉक नहीं लगेगा, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा क्योंकि ये खड़ा है अर्थ पे, तो इसको शॉक लगेगा। तो इसकी थ्योरी आप क्या लिखेंगे? वी नो करंट फ्लो ओनली when there is potential difference। ये बात क्लियर है? बट when bird preaches on high power line, the potential is same, hence no current flow occur।
ठीक है। व्हेन एनी मैन स्टैंडिंग ऑन अर्थ टच दैट हाई पावर लाइन करंट फ्लोज, ठीक है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। हैंस मैन गेट्स फैटल शॉक। क्या ये बात समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी है चारों पॉइंट्स में? ये तो आई एम श्योर समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। ये आपको समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी होगी। मेहनत क्या करनी है, एक कॉन्सेप्ट है और आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया।